नमस्कार दोस्तों, गौरव दत्ता नॉलेज नेटवर्क्स में आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पे हम बात करते हैं समसामयिक विषयों की, आर्थिक विषयों की, सामाजिक और राजनीतिक विषयों की। तो आजकल जैसा हम सब जानते हैं कि पूरा देश हिला हुआ है राम मंदिर, अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में हुई इस चोरी प्रकरण की वजह से। तो आज हम उस पर बात करेंगे। जब हम इस पर बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी संगठन के बारे में हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति ने आज तक कुछ नहीं किया तो आगे भी कुछ नहीं करेगा। ये हमारे मन में अगर उसकी ऐसी कोई छवि बनी हुई है, अच्छी छवि, तो वो वाकई उस अच्छी छवि वाला है भी, या वो भविष्य में भी अच्छी छवि बनाए रखेंगे। मतलब उनका कोई भी कृत्य ऐसा नहीं होगा जो उस छवि के अनुरूप ना हो। तो हमें बिल्कुल अनबायस्ड होकर के सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम ये सोच लें कि जी फला आदमी तो हमारी नज़र में ऐसा, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता। जांच ऐसी नहीं होती। किसी भी व्यक्ति का आकलन, किसी भी इशू का आकलन इस प्रकार से नहीं किया जा सकता, इसका भी नहीं किया जा सकता। तो देखिए, बात यह है कि चोरी हुई है, चोरी कैसे हुई, क्या हुई, उसमें क्या प्रकरण में, हम सारी बातें करेंगे। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था सन 2019 में नवंबर में राम मंदिर ट्रस्ट को जब ये ज़मीन दी गई और वो मुकदमा जीता, ट्रस्ट को नहीं, राम मंदिर जो मुकदमा लड़ रहा था न्यास, तो उसने फैसले में एक बात कही थी कि राम मंदिर के निर्माण के लिए भी और उसके संचालन के लिए भी एक ट्रस्ट का निर्माण किया जाए। निर्माण के लिए भी और बाद में उसके संचालन के लिए भी। ऐसा सभी बड़े मंदिरों में होता है, क्योंकि बड़ी मात्रा में कंस्ट्रक्शन भी होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीदी जाती हैं और बहुत दान भी आता है। तो उसके मैनेजमेंट के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाए, उस ट्रस्ट में बाकायदा अधिकारी हों, उसके बाकायदा ऑडिट हो, बैंकिंग अधिकारी शामिल हो, मतलब ट्रस्ट के कुछ बायलॉज हों, कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसके अनुसार ही वो कार्य किया जाए और वो सरकार के अधीन हो, है ना, जिससे कि लोग उसकी आरटीआई के थ्रू जानकारी ले सकें। आरटीआई सरकारी संस्थाओं पे ही लागू होता है, तभी तो लोग उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। प्राइवेट संस्थाओं पे तो लागू होता नहीं है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब राम मंदिर का निर्माण शुरू होने से पहले ही जब ट्रस्ट का निर्माण किया गया, तो इस ट्रस्ट को ऑटोनोमस कर दिया गया। ऑटोनोमस ट्रस्ट पे क्या होता है कि ये गवर्नमेंट के अधीन नहीं आता। जब गवर्नमेंट के अधीन नहीं आएगा तो उस पर आरटीआई भी लागू नहीं होगी। अब आरटीआई अगर लागू नहीं होगी तो कोई व्यक्ति अगर आरटीआई डालेगा भी तो उससे संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन उसे नहीं मिलेगी। तो पहला तो यही बहुत बड़ी, मतलब बहुत गलत हुआ, मैं कहूँगा, है ना। अब क्या हुआ कि इसके जो ट्रस्ट थे उसमें लोग कौन थे, जैसे कि निपेंद्र मिश्रा थे, चंपत राय जी थे जो कि बाल स्वयं सेवक हैं। निपेंद्र मिश्रा जी मोदी जी के पर्सनल सचिव रह चुके हैं। एक बीजेपी एमएलसी हैं कामेश्वर चौपाल जी, वो भी इसमें थे। तो डॉक्टर अनिल मिश्रा जी थे जो कि अवध प्रांत के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांत कार्यवाह हैं, इस ऑटोनोमस ट्रस्ट का हिस्सा थे। तो पहले तो यह है कि इसमें सभी लोग आरएसएस से और बीजेपी से मतलब संघ परिवार से ही जुड़े हुए थे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ी लड़ाई लड़ी है संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने, भाजपा ने भी इस मंदिर के लिए। तो उसमें ट्रस्ट के लोगों का शामिल होना कोई इशू नहीं था, इसलिए कोई इशू बना भी नहीं। मुद्दा यह है कि ऑटोनोमस ट्रस्ट जो बनाया गया, तो क्योंकि वो ऑटोनोमस ट्रस्ट बनाया गया तो उसके खर्चे की, उसकी आमदनी की जानकारी देने से वह ट्रस्ट बना कर सकता है, क्योंकि वो ऑटोनोमस ट्रस्ट है, वो सरकारी ट्रस्ट है ही नहीं, उस पर आरटीआई लागू ही नहीं होता। तो कई आरएसएस के मेंबर्स ने भी इस मुद्दे को सवाल उठाया था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। इस मुद्दे को उठाया था उन लोगों ने उस वक्त शुरुआत में भी, लेकिन सीबीडीटी ने, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, उसने इस मुद्दे को डिक्लाइन कर दिया था। टैक्स की रिबेट भी मिली हुई है, सर टैक्स एग्जम्प्टेड है, लेकिन इसकी डिटेल के बारे में, ऑडिट की डिटेल के बारे में कोई भी जानकारी पब्लिक को नहीं ली जा सकती आरटीआई के थ्रू। अब क्या है कि जब ट्रस्ट बना तो उसमें यह डिसाइड हुआ कि एसबीआई के बड़े ऑफिशियल्स, टॉप ऑफिशियल्स और एक प्राइवेट ऑडिट फर्म के द्वारा इसको ऑडिट कराया जाएगा। और ऐसी रिपोर्ट भी आई कि जब टॉप ऑफिशियल्स और जब ये प्राइवेट ऑडिट, एक कंपनी है जो कि काशी की हायर की गई ऑडिट के लिए, तो ये पता चला गया कि कोई भी ऐसा पता चला कि कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है इस मुद्दे में।
इसके पैसे की आमदनी पे, इसके मैनेजमेंट पे, इसके रखरखाव पे और इसके इन्वेस्टमेंट पे कोई भी नियम फॉलो नहीं किया जा रहा है और चोरी और गलत ट्रांजैक्शन बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं क्योंकि देखिए चढ़ावा आ रहा था और बहुत चढ़ावा आ रहा था, वो मतलब मैनेज करना उसे इट्स नॉट ईजी, तो उसके लिए प्रोफेशनल्स की ज़रूरत थी, बट उस तरह से वो काम नहीं हो रहा था जिस तरह से करे जाने की ज़रूरत थी। कुछ एम्प्लॉयज़ ने एक प्रश्न ये भी उठाया कि कुछ चीज़ों की 1.5 गुना कीमत अदा करी गई इसके कंस्ट्रक्शन में, और जब उन्होंने पूछा तो पता चला कि इसमें कमीशन का खेल है, लगभग 40% 50% कमीशन का खेल है, और जिसकी वजह से ये इतना महंगी कोई आइटम दी जा रही है। जैसे कोई 100 रुपये की चीज़ है तो 150 रुपये की दी जा रही है क्योंकि इसमें 40% कमीशन भी दिया जा रहा है। तो जिन लोगों ने, ऐसे एम्प्लॉयज़ ने अगर सवाल उठाए तो उसमें एक नाम आया दीनानाथ जी का, वो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर थे वहाँ पर, उन्हें हटा दिया गया अपनी जॉब से, इंजीनियर की जॉब काम से हटा दिया, दूसरे काम में लगा दिया गया और बात वहीं दबा दी गई। अब राम मंदिर भी बन गया, राम मंदिर बन गया, मतलब उसका इनॉग्रेशन हो गया, मुहूर्त हो गया और बढ़िया चढ़ावा आने लगा, काफ़ी चढ़ावा आने लगा, जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा चढ़ावा आने लगा। ऑटोमेटेड मशीनें लगाई गई कई गिनती के लिए, नोटों की काउंटिंग के लिए, एक्स्ट्रा बॉक्सेस भी लगाए गए, ज़रूरत भी थी, ज़रूरत वहाँ तक लगाया भी जाएगा, लेकिन चीज़ें अनमैनेजेबल हो गई, अनमैनेजेबल हो गई या अनमैनेजेबल की गई, है ना। अब क्या हुआ, उसकी मैनेजमेंट के लिए क्या किया गया कि अयोध्या का जो राम मंदिर प्रांगण है उससे 200 मीटर की दूरी पर एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया और उसके बेसमेंट में एक काउंटिंग सेंटर बनाया गया जहाँ CCTV कैमरे वगैरह भी लगाए गए, एक सिक्योरिटी भी रखी गई कि वहाँ इसका काउंटिंग की जाएगी। तो और SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया गया कि भाई इसमें प्रोफेशनल लोग शामिल किए जाएंगे और उन्हीं के द्वारा ये काम किया जाए। तो इसके लिए SBI को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हायर करना था स्टाफ। अब जो SBI को हायर करना था स्टाफ, SBI के पास कोई स्टाफ की कमी तो है नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि SBI ये काम खुद नहीं कर सकता था, अपने जो पहले के एम्प्लॉयज़ थे उनके द्वारा नहीं करा सकता था, ये भी एक घालमेल है। पर ऐसा हुआ कि उसको नया स्टाफ हायर करेगा इस काम के लिए, चलिए साहब। पर क्या हुआ, जो स्टाफ SBI में जो रिक्रूटिंग बॉडी थी उसके ऊपर प्रेशर डाल के, ऐसा माना जाता है, ऐसी बात सामने आई है अब तक की जांच में कि ट्रस्ट के लोगों ने अपने लोगों को रखवाया, अपने लोगों को प्रेशर करा के रखवाया, कैश हैंडलिंग के लिए, प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए। जो प्राइवेट कंपनी थी उसमें पहले वो नौकरी पे लगाए गए और उसके बाद उन्हें अयोध्या भेजा गया, जो बनारस की कंपनी थी। तो मतलब SBI के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी घालमेल किया गया और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी घालमेल किया गया कि ट्रस्ट की सिफारिश पर अयोध्या के लोकल लोगों को रखा गया। लोकल लोगों को ऐसे मामले में नहीं रखा जाता, कारण ये है कि लोकल लोगों को बहुत कुछ जानकारियाँ होती हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होती हैं, इसलिए लोकल लोगों को नहीं रखा जाता उसमें। जैसे कि होता है ना, तिहाड़ जेल है, हालांकि कंपैरिजन गलत है, लेकिन वहाँ पे जो स्टाफ होता है वो ज़्यादातर हिंदी स्पीकिंग नहीं रखा जाता। खैर ये एक दूसरी बात है। अब क्या, इनकी सैलरी थी 12,000, 15,000, 18,000, 22,000, मतलब 10-12 हज़ार से लेकर के 20, 22, 23, 24, 25 हज़ार तक की सैलरी, नॉर्मल सैलरी पे वो स्टाफ सब रखा गया। लेकिन देखते देखते वो लोग करोड़पति बन गए, उन्होंने ज़मीन जायदादें बना ली, उन्होंने मकान बनाने शुरू कर दिए, उन्होंने रेस्टोरेंट्स खरीद लिए, पाइवेटल लोकेशंस पर, बढ़िया लोकेशंस पर, मंदिर के इर्द गिर्द, एयरपोर्ट के इर्द गिर्द कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीद ली। तो चीज़ तो नज़र में आनी थी, कब तक छुपनी थी। तो हुआ ये कि बक्से भरने पर, लोहे के जो दान पेटी होती हैं उनके भर जाने पर क्या किया जाता था, सारी रकम को लोहे के बक्सों में बंद करके, सारी रकम को भर के उन पर ताला लगाकर उसी बेसमेंट, जो बेसमेंट था 200 मीटर दूर फैसिलिटेशन सेंटर के बेसमेंट में, वहाँ ले जाया जाता था। वहाँ उनकी काउंटिंग की जाती थी स्टाफ के द्वारा, जो काउंटिंग स्टाफ था, जो SBI द्वारा हायर किया गया था, प्रेशर डाल के हायर करवाया गया था, या यूँ कहिए। तो उसमें 2 शिफ्टें होती थी, सारी काउंटिंग CCTV में होती थी, लेकिन उसमें 2 शिफ्टें होती थी, 8 से 2 जैसा पता चला, और दूसरी शिफ्ट होती थी 2 से रात्रि 8 बजे तक, सुबह 8 से 2 और फिर 2 से 8, 2 शिफ्टों में ये कार्य किया जाता था। चलिए उसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन सब गिनने वाले तो सिफारिशी ही थे। अब इसके ऊपर क्या है कि 12, इन गिनने वालों के ऊपर 12 लोग होते थे ट्रस्ट के लोग, वही लोग जिन्होंने सिफारिशी को भर्ती करवाया, और उसके ऊपर SBI और ऑडिट टीम के लोग होते थे। CCTV में निगरानी में होता था, और जो CCTV थी उसकी कमान TCS के हाथ में थी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के बारे में, है ना।
इन स्टाफ को जो गिनती करते हैं तो उन्हें कहीं आना जाना अलाउ नहीं था सिवाय टॉयलेट के और खाना खाने के, लंच वगैरह या डिनर जो भी होता था उसके अलावा, चाय वाय, मतलब उसके अलावा कहीं और कहीं नहीं जा सकते थे। लेकिन ये तो फैक्ट है कि सारे के सारे जुगाड़ से लगे थे। तो वो लोग क्या करते थे, कैमरे का जो व्यू होता है, जैसे कैमरा लगा हुआ उसका जो व्यू आ रहा है उसको ब्लॉक कर दिया। भाई मैंने अगर सपोज इस तरह से कर दिया अपने आगे, तो मेरे को पता नहीं चल रहा आपको कि मैं कैसा मूव बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। अब उस 2 एम्प्लॉयज़ ने ब्लॉक कर दिया कैमरे का जो व्यू था, और बाकी एम्प्लॉयज़ ने क्या किया कि 500 की गड्डी उठाई और बाहर ले जाकर के टॉयलेट में, जब टॉयलेट के बहाने गए टॉयलेट में ले जाकर के छुपा दी, और बाद में जब ड्यूटी खत्म हो गई उस समय पर वो टॉयलेट में से निकाली और ले गए और आपस में बांट ली, किसी एक स्थान विशेष पर जाकर के इकट्ठे होकर के शहर में कहीं पर भी, किसी के भी घर पे। तो 2025 के शुरू में ऐसा कहा जाता है कि ट्रस्ट के कुछ अधिकारियों को इस मुद्दे पर शक हुआ कि चोरी हो रही है। अब वो करते क्या थे, वो ज़्यादातर 500 की गड्डी पे हाथ साफ करते थे वो लोग, क्योंकि 500 की गड्डी में ज़्यादा रकम होती है, स्वाभाविक है, सबसे बड़ा नोट तो वही है आज की तारीख में। धीमे धीमे क्या हो रहा था कि पिछले 1-1.5-2 साल से धीमे धीमे जो 500 के नोटों की गड्डियां थी, इसका मैं बताऊंगा कि गड्डी कैसे थी, वो अभी बताता हूँ वो भी, कि 500 की नोटों की गड्डियों की जो आमद थी वो कम होती जा रही थी। तो शक तो होना था। एसबीआई के लोगों को बुलाया गया, पूछा गया उनसे, कुछ नियम बनाए गए, जैसे कि नियम ये बनाया गया कि भाई साबित तो हुआ नहीं था चोरी हुई है, लेकिन शक था। कुछ नियम ये बनाए गए कि भाई जो लोग होंगे उनकी जेब नहीं होगी, उनकी पॉकेट्स नहीं होंगी, जो क्लोथ पहन के वो ड्यूटी करेंगे। एक्स्ट्रा स्टाफ रखा जाए सिक्योरिटी का, विजिलेंस के लिए। रैंडम चेक्स किए जाएं बगैर बताए, जैसे होता है ना मौका मुआयना एकदम से। और 180 दिन की फुटेज को बरकरार सेव करके रखा जाए, पिछली 180 दिन की, 6 महीने की सीसीटीवी फुटेजेस को। बट उनको फॉलो नहीं किया गया। नियम बना दिए गए लेकिन फॉलो नहीं किया गया। बट हाँ, चोरी थोड़ी मुश्किल तो हो ही गई। तलाशी भी ली जाती चाहिए थी ड्यूटी खत्म करके जाने वाले स्टाफ की, वो भी नहीं ली गई। तो उन्होंने भी नए नए तरीके ईजाद करे, चोरी करने वालों ने भी। अब उन्हें कौन बताने वाला था, ये भी प्रश्न उठता है, क्योंकि वो तो 10-12 हज़ार की नौकरी करने वाले लोग, तो उनका इतना दिमाग चल गया, ये भी प्रश्न उठता है। चलिए खैर, तो वो क्या होता क्या है कि जब हम किसी मंदिर में, किसी भी बड़े मंदिर में जब चढ़ावा चढ़ाता है, कोई 10 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई 50 रुपये, 500 रुपये, मतलब अलग अलग नोट चढ़ते हैं, अलग अलग करेंसी नोट्स चढ़ते हैं। तो जो इकट्ठा किए जाते थे, पहले उनकी गड्डियाँ बनाई जाती है। 10 रुपये की नोट है तो 10 रुपये की गड्डी बनाई जाएंगी, 20 रुपये की अलग बनाई जाएंगी, 50, 100, 200 और 500 नोटों के सारे तरीके की करेंसी नोट की अलग अलग गड्डियाँ बनाई जाएंगी। ऐसा अनुपालन होता था। वो सही भी है अनुपालन, मतलब वो सही है अनुपालन, जिससे कि रख रखाव ठीक ढंग से किया जा सके। तो ये लोग क्या करते थे, गड्डियों का वाउचर बनाते थे। 100 नोटों की गड्डी बनाई और वाउचर बना दिया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खेल था। ये लोग क्या करते थे कि 100 की बजाय उसमें रख देते थे 110 नोट, 120 नोट, 125 नोट उस गड्डी में। अब जो वाउचर बनता था, वाउचर तो बनता था गड्डियों का, क्योंकि नोट तो गिने जा चुके हैं। अब ये किसी को थोड़ा पता है कि उसमें 100 की बजाय 110 नोट या 115 नोट या 120 नोट रख दिए गए हैं। अब क्या करते थे, जब रास्ते में जो वो बैंक में जमा करने के लिए जाते थे उन गड्डियों को, उसमें से वो नोट 15 नोट या एक फिक्स रकम होती थी, वो फिक्स की हाँ भाई हर गड्डी में 20 नोट एक्स्ट्रा है, तो 20 नोट निकाल लिया करते थे। ये भी एक बाद में आपस में बांट लेते थे। एसबीआई को शक हुआ तो उन्होंने एक रिटर्न नोटिस दिया ट्रस्ट को कि भाई गड़बड़ हो रही है कुछ, आप ध्यान दीजिए। तो लेकिन अनिल मिश्रा जी और चंपत राय जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लोग नहीं माने, और उन्होंने, मतलब कहा जाता है क्योंकि उनके अपने ही सिफारिशी लोग थे इसमें शामिल, या वही थे गिनती करने वाले, तो वो नहीं माने। तो हुआ क्या कि एसबीआई के ऑफिशियल्स ने मई 2026 में हिडन कैमरे लगा दिए उन कैमरों के साथ ही। उन्हीं कैमरों के साथ हिडन कैमरे, बड़े इक्विपमेंट्स, एक से एक टेक्निकली, मतलब बहुत इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं आजकल, हम सब जानते हैं इस बारे में, पेन में और हर चीज़ में, मतलब बटन तक में आ रहे हैं। तो वो इस टाइप के हिडन कैमरेज लगा दिए गए, और उनमें जून फर्स्ट वीक में ये बात कैच हुई, ये सारा गड़बड़ झाला पकड़ा गया। हिडन कैमरे में दिखा कि कुछ लोग मेन कैमरे को कवर कर लेते थे खड़े होकर के किसी भी एंगल से, और बाकी जो कुछ लोग थे उस पैसे को जेब में डाल लिया करते थे। खैर जी, तो जब से पकड़ा हुआ तो जो शामिल थे गिनती में, उनके घर पे छापा पड़ा। एक बड़ी रकम, एक उनमें से एक बंदे के घर में बड़ी रकम मिली, और डॉलर्स में मिली, क्योंकि देखिए जो दान आता है वो डॉलर्स में भी आता है। पूरे विश्व से दान आ रहा था। राम मंदिर है ना, तो पूरे विश्व के जो हिंदू थे वो उनके लिए आस्था का केंद्र है।
तो पुलिस और ट्रस्ट रिप्रेजेंटेटिव गए, छापा पड़ा और बड़ी रकम बड़ी मिली, लगभग 35-40 लाख 50 लाख के लगभग, जिसमें कैश भी था 20-25 लाख रुपए, सोना चांदी भी था, डॉलर्स भी थे, कुछ ज़मीन के कागजात भी थे। उन्हें अरेस्ट भी किया गया, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं की गई, जिससे कि मामला दब जाए। ये जून फर्स्ट वीक की बात है। अब सभी लोग, जितने लोग भी गिनती में शामिल थे इस पूरे प्रकरण में, वो सब 12-12, 15-15, 18-18 हज़ार की सैलरी वाले हैं। अयोध्या में, फैज़ाबाद में बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीद रहे हैं, बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, रेस्टोरेंट्स खरीद रहे हैं। तो भाई उनका शान शौकत नज़र तो आती है, नज़र कहाँ तक छुपेगा? जब होता ना, गरीबी नहीं छुपती, अमीरी भी नहीं छुपती। तो उनका रहन सहन दिख रहा था। पूरे देश में ये बात फैल गई धीमे धीमे कि कुछ गड़बड़ हो रही है और ऐसे ऐसे चीज़ें। हम सब सोशल मीडिया पे हैं। जब ये बात फैल गई तो SIT बिठाई गई, जांच हुई। तो जब जांच हुई तो वॉशरूम से एक बड़ी रकम पकड़ी गई, उसी वॉशरूम में जहां वो छुपा दिया करते थे, और बाद में जाते वो उस दिन की छुपाई हुई होगी, क्योंकि पहले वाली तो वो ले गए थे। ये भी पता चला कि CCTV जो फुटेज है वो डिलीट कर दी गई है। 180 दिन वाला नियम फॉलो नहीं किया गया। तो उसके लिए जो रेडियो मेंटेनेंस अधिकारी था, कोई अर्जुन देव नाम आ रहा है उनका, कि कई अन्य कार्य भी करता रहता था वो मंदिर में। वो मतलब अपनी ड्यूटी के अलावा भी उसे कई अन्य काम सौंप रखे थे, और वो खासम खास था ट्रस्ट के बड़े लोगों का, है ना। तो उसका 17 साल से कोई तबादला नहीं हुआ था। वो अयोध्या में विद्यमान थे 17 सालों से, उनका कोई तबादला, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन तुरंत ही उनका तबादला गोरखपुर कर दिया गया। ये भी कहने वाली बात है। मुद्दा ये नहीं है कि ट्रांसफर कर दिया गया, मुद्दा है कि एक व्यक्ति जो 17 सालों से वहीं जमा हुआ है, उसके बाद उसे यकायक जैसी जांच बढ़ाई गई, उसका तबादला गोरखपुर कर दिया गया। इसमें एक बात ये भी आई कि बहुत सारे लोग जो चोरी नहीं कर पा रहे थे, और उन्हीं में शामिल थे, लेकिन वो स्वयं चोरी नहीं कर पा रहे थे, तो उनके अंदर एक चिड़न थी अपने साथ के लोगों की, जो वो तरक्की करे जा रहे थे खासकर। तो उनमें से कुछ लोगों ने ये बात स्थानीय समाजवादी पार्टी के कोई नेताजी हैं, कोई प्रमोद पांडे हैं, या मतलब उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, ऐसा कहा जा रहा है कि उनको बता दी सारी बातें जितनी पता थी, और उसके बाद ये बात ऊपर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तक पहुंची, और उन्होंने ये बात फैला दी। देखिए, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, विपक्ष है, विपक्ष मुद्दा तो बनाएगा, और मुद्दा बिल्कुल ठीक है, मुद्दा क्यों नहीं बनाया जाएगा। अगर हम ये कहें कि जी कोई भाजपा समर्थक ये कह दे कि यार ये तो ये है, झूठ बोल रहे हैं, ये है वो है, देखो जांच होगी तभी तो पता चलेगा झूठ है। विपक्ष तो मुद्दा बनाएगा, भाजपा भी करती थी जब भाजपा विपक्ष में थी। क्या मुद्दे नहीं बनाए भाजपा ने, हर काम किए। तो जब मुद्दा उठा, चंपत राय जी से पूछा गया, तो चंपत राय जी ने कह दिया कि कोई इशू नहीं है और ऑडिट होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक बात ये भी आई कि भीड़ बहुत होती थी अनेक दिनों पे, तो जो लोग आते थे वो कई बार भीड़ की वजह से सोना चांदी जो लाया करते, जो ऑर्नामेंट्स लाया करते थे राम जी के लिए, राम दरबार के, सीता जी के लिए, हनुमान जी के लिए, लक्ष्मण जी के लिए, वो उन्हीं बॉक्सेस में डाल देते थे जो करेंसी बॉक्सेस के लिए बने थे दरअसल। तो वो भी गायब होने लगी। पूरी देश दुनिया में ये बात फैल गई कि जी ऐसा ऐसा हो रहा है। तो प्रेशर बनाकर जब इंक्वायरी करी गई तो इन्होंने बताया कि बड़े ट्रस्ट के जो बड़े लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। जब इंक्वायरी की गई प्रेशर बना करके, वो जो लोग गिरफ्तार हुए उनको, उनमें कुछ लोग जो खुद राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे, RSS से, मतलब बाल स्वयंसेवक हैं या लंबे समय RSS में होता है, उन लोगों ने ये कहा कि इसमें जो बड़े लोग शामिल हैं, इस SIT जांच से कुछ नहीं होगा, लीपापोती कर दी जाएगी, छोटे लोगों को पकड़ लिया जाएगा और बड़े लोगों को छोड़ दिया जाएगा, उनका नाम नहीं आएगा। ये खुद RSS के लोगों ने ही कहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जी। इसके बाद एक नई बात ये आई, जो आम आदमी पार्टी के नेता है संजय सिंह, उन्होंने एक नया फ्रंट ये खोला कि जी जब राम मंदिर की जो राम मंदिर जब बना, तो राम मंदिर के निर्माण के लिए पूरे RSS के कार्यकर्ताओं पूरे भारत से धन इकट्ठा किया, जो कि लगभग 1500-1600 करोड़ रुपए के लगभग था। तो उसके लिए जब जमीन खरीदी गई, जो 20 लाख की जमीन थी वो 2.5 करोड़ में खरीदी गई, जो कुछ समय पहले ही खरीदी गई थी उस खरीदार के द्वारा। फिर वो जमीन ट्रस्ट को बेची गई 2.5 करोड़ में। 20 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी, अगले 2, 4, 5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद वो जमीन 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी गई।
तो भाई 2.5 महीने में ऐसी कैसे 20 लाख की ज़मीन 2.5 करोड़ की हो गई। एक और केस ऐसा आया कि जिसमें 2 करोड़ की ज़मीन 2 लोगों ने मिलकर खरीदी, उसमें एक मुस्लिम भी है। 2 करोड़ की ज़मीन, कुछ हेक्टेयर ज़मीन है, कुछ एकड़ ज़मीन है, और 10 मिनट बाद ही वो दोबारा से बेच दी गई 18 करोड़ रुपए में। यहाँ दिनों की महीनों की बात ही नहीं हो रही है, मात्र 10 मिनट बाद वो ज़मीन 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी गई। तो ये पैसा आखिर किसकी जेब में गया? कुछ लैंड डील ऐसे लोगों से भी की गई जो सजा याफ्ता रहे हैं, जो भगोड़े हैं और धोखेबाजी के केस में भगोड़े हैं, ऐसे लोगों के साथ भी की गई। तो इतना पैसा की हेर फेर, स्थानीय लोग भी इसकी शिकायत कर रहे थे कि कुछ गड़बड़ तो है। सिंधी समाज ने ये कहा कि भाई हमने चांदी की 200 ईंट दी, उसकी हमें रसीद नहीं मिली। ये कहा गया कि हम प्योरिटी पहले चेक करेंगे, उसके बाद हम देंगे उसकी रसीद। चलिए, लेकिन वो रसीद आज तक नहीं दी गई। वो कहाँ है? नोवेयर। मुंबई के एक उद्योगपति ये कह रहे हैं कि जी मैंने चरण पादुका दी थी श्री राम जी की, सोने की थी शायद, उसकी भी कोई रसीद नहीं गई। लोगों ने बहुत ऑर्नामेंट्स दिए थे, ये कहा गया कि वो ट्रस्ट के रिकॉर्ड में आने से पहले ही वो सारी ज्वेलरी गायब कर दी गई। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट तो है। राम जी के विग्रह की ज्वेलरी के बारे में भी ये कहा जा रहा कि कहीं वो नकली ज्वेलरी से रिप्लेस ना कर दी जाए, ये भी जांच का विषय होना चाहिए, क्योंकि जब इतना काम किया जा सकता है तो ये भी किया जा सकता है। तो देखिए, लोगों ने मन्नतें मांग करके राम जी को अपना चढ़ावा दिया। किसी ने माँ बाप के लिए दिया, माँ बाप ने बच्चों के लिए दिया, किसी ने बच्चे की नौकरी के लिए दिया ना, किसी ने क्लासेस में अच्छे नंबर आने के लिए किया, किसी ने अच्छे स्वास्थ्य के लिए दिया, किसी ने अच्छे बिजनेस के लिए दिया, किसी ने बगैर किसी कारण के दिया, भक्ति भाव से दिया। इन लोगों ने उस राम के चढ़ावे में चोरी कर ली। इससे बड़ा पाप, महापाप क्या हो सकता है? आप खुद सोचिए। और वो लोग करोड़पति हो गए जो ऑटो चला रहे थे, जो चाय बेचते थे, जो गाड़ी के मैकेनिक थे, वो करोड़पति हो गए। जमीन जायदाद बना दी, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया उन करोड़ों रुपए की रकम का। वो रकम कितनी है इसके बारे में भी पता नहीं है, लेकिन चलिए, वो मैं तो कह रहा हूँ वो काम 10 करोड़ की हो या 50 करोड़ की हो या 500 करोड़ की हो, राम, श्री राम जिसमें आस्था है पूरे विश्व के हिंदुओं की, गैर हिंदुओं की, पूरे भारत की, एक लंबे संघर्ष के बाद हिंदुओं ने वो मंदिर बनवाया। उसके चढ़ावे को शुरू के कुछ वर्षों में ही इस प्रकार से खा लिया गया। और इसमें भी आगे की कहानी सुनिए। जब एसआईटी रिपोर्ट आई तो वो पेश की गई संजय, शायद कोई संजय प्रसाद जी हैं, उनको ट्रस्ट की रिपोर्ट पेश की गई। मतलब वो एसआईटी की रिपोर्ट, एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट है वो पेश की गई संजय प्रसाद जी को। और संजय प्रसाद जी खुद ट्रस्ट के मेंबर हैं। मतलब मेरी कॉपी मैं ही जांच रहा हूं। मतलब ट्रस्ट के मेंबर है संजय प्रसाद जी, उन्हीं को एसआईटी की जांच की जो रिजल्ट है वो सौंपा गया। इसका क्या मतलब है? ये तो एक इसे लीगल भाषा में कहा जाता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। खैर, 2 दिन बाद एफआईआर हुई, 8 लोग नामजद हुए, जेल हुए। उसके बाद प्रेशर बना करके उनको, मैंने बताया जैसे कि इंक्वायरी की गई और रकम इस तरह से मिली, बहुतों के यहाँ मिली। अब वो 8 लोग तो हैं, जेल में हैं, उनकी अच्छी खातिरदारी हो रही है, ठुकाई हो रही है, और बता रहे हैं वो। लेकिन अभी भी ये शक किया जा रहा है कि बड़े लोगों को छोड़ दिया जाएगा, लीपापोती कर दी जाएगी और छोटे लोगों को बच वही इनका शिकार बना के उन्हीं के ऊपर सारी तोहमत डाल दी जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन हाल फिलहाल तक की रिपोर्ट यही है कि ये स्थितियां हैं कमोबेश। अब कोई ये कहे कि जी विपक्ष खामखा में झूठा मुद्दा बना रहा है, अरे भाई, मुद्दे को दिया किसने? कुछ तो हुआ है ना। बगैर आग के धुआं निकलता है क्या? चंपत राय जी ऐसे हो ही नहीं सकते। अरे क्यों नहीं हो सकते? मुंह पे लिखा है क्या किसी के? और चंपत राय जी अपने लिए ना हो रहे हो, किसी और के लिए हो रहे हो, किसी संगठन के लिए हो रहे हो, किसी और जगह के लिए हो रहे हो, अपने लिए ना हो रहे हो, चलो ठीक है, वो प्रचारक है, उनके कोई परिवार नहीं है, उन्होंने सादा जीवन जिया है, मानते हैं हम। लेकिन प्रचारक कुछ जरूरी है, वो अपने लिए कमा रहे हो, किसी और कुछ और भी तो हो सकता है। उस एंगल की खोज भी नहीं की जाए क्या? मतलब ये जो बात है ना, ये क्या एक्सक्यूज हुआ करता भाई? जांच तो होगी। और दूसरी बात ये कि अगर सपोज मैं कह रहा हूँ बड़े लोगों की कोई गलती नहीं है, वो खुद ईमानदार है, लेकिन ईमानदार होने में और बैड एडमिनिस्ट्रेटर होने में एक अंतर होता है। मे भी पॉसिबल लोग बहुत खराब एडमिनिस्ट्रेटर हो और उनके अंडर में जो लोग हैं जिन्हें उन्होंने सिफारिशी भर्ती किया था वो सब चोर हों, उचक्के हों, चोट्टे हैं, जिन्होंने वो सब चुरा लिया, तो आपसे घटिया एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? और ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स को आपने ट्रस्ट का सदस्य बना दिया। सरकार भी इस दोष से बच नहीं सकती, राज्य सरकार भी नहीं बच सकती, केंद्र सरकार भी नहीं बच सकती, आरएसएस भी नहीं बच सकता, बीजेपी भी नहीं बच सकती, राम मंदिर ट्रस्ट नहीं बच सकता।
भूमि न्यास नहीं बच सकता। कैसे बच जाएंगे आप? मतलब आपने ऐसी लोगों को भर्ती कर लिया सिर्फ इसलिए कि भाई हमारे निकट है, ये ध्यान रखेंगे हर चीज का है। उनसे इतना भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो प्रोफेशनल लगते हैं, फिर सिफारिशों को क्यों भर्ती कराया? और या फिर तुम भी इसमें शामिल हो। समय आएगा पता चलेगा, वो भी पाप का घड़ा है, बढ़ेगा। ऐसा नहीं, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? रावण की लंका है, जलेगी तो है। एनीवे, धन्यवाद आप सभी का इतने लंबे वीडियो के लिए, और हम वीडियो बनाते रहेंगे अब जल्दी ही अलग अलग इश्यूज़ पे। मैं बहुत दिनों तक नहीं कर पाया, और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी करें। धन्यवाद, थैंक यू।